हेलो टीनेजर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लासेस विद देव, जहां पर मैं आप लोगों को क्लास 7 के पियर्सन की बायो के फर्स्ट चैप्टर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस दुनिया में सिर्फ एक पेड़ पौधे तो नहीं है, सिर्फ एक जानवर तो नहीं है। इस दुनिया में हजारों लाखों की तादाद में पेड़ पौधे जानवर हैं। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो आखिर ये क्लासिफिकेशन है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टडी ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने जैसा होता है कि सिर्फ एक पेड़ पौधा तो नहीं है, आम है, अमरूद है, ऐसे करके आप 100 तो आसपास में देख सकते हो। लेकिन पूरे विश्व की जब बात होती है तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा है टू नो द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक इंसान है और एक बंदर है, उन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस क्या क्या है, उन्हीं सब के बारे में ये क्लासिफिकेशन ही तो बताएगा। अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं होता तब फिर हम ना गाय को अलग कर पाते, उनकी ग्रुपिंग भी होती है, वो सब भी देखेंगे। टू नो दैट टू ऑर्गेनिज्म हैव सेम और डिफरेंट ऑरिजिन, जैसे पोलर बियर पोलर रीजन में पाया जाता है और भी बहुत सारे जानवर अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। ऑरिजिन का मतलब होता है हैबिटेट, मतलब किस जगह में वह लोग रहते हैं। अब जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, वो या तो सेम जगह पे रह सकता है या फिर अलग अलग जगह पे रह सकता है। उसके बाद है हमारा टैक्सोनॉमी। फिर टैक्सोनॉमी क्या है? अब जैसे हम इंसान है, अब हमारी टैक्सोनॉमी होगी, जैसे हमें पहचाना जाएगा सबसे पहले, उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद फिर होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग करना। अब जैसे मेरे और बंदर के बीच में या फिर आपके और बंदर के बीच में, हम ह्यूमंस और बंदर के बीच में कुछ सिमिलरिटीज होंगी, उन्हें पहले ग्रुप किया जाता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, जिसे हम कहते हैं हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। और फिर तीसरा होता है साइंटिफिक नेम। आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया, पहचानना, मतलब किसी चीज को पहचाना, आप देख के ही पहचान सकते हो। क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग करना। उसके बाद फिर उसका साइंटिफिक नेम देना। अब जैसे साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। इस साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस बोल रहे हैं, कहीं और जगह पे जाइएगा, इंग्लिश में ह्यूमंस हो गया, हिंदी में आदमी हो गया, या फिर इंसान हो गया, मनुष्य, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम क्या होता है? इस देश में चाहे आप यूएस चले जाओ, चाहे आप यूके चले जाओ, और कोई भी देश चले जाओ, साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो। तो फिर भी इन ये जो टैक्सोनॉमी है, इसके फादर कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे बेसिकली साइंटिफिक नेम के बारे में। ये साइंटिफिक नेम आखिर होता क्या है? कुछ साइंटिफिक नेम आपके बुक्स में, एक मैंगो का थोड़ा बहुत मिस प्रिंट हुआ होगा या फिर बहुत सारे बुक में वही है। मैंगो का बुक ने लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, लेकिन गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको मिलेगा मैंजीफेरा इंडिका। अब हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नेम। आखिर साइंटिफिक नेम पढ़ा कैसे, मतलब किसने दिया? तो हमने जैसे ही बताया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था? कार्लस लिनियस। उनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर ह्यूमंस का कॉमन नेम तो ह्यूमन हो गया, मतलब जो एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं, ह्यूमंस ही तो कहते हैं। तो उसका जीनस नेम हो जाता है होमो, स्पीसीज नेम हो जाता है सेपियंस। अब आप लोग पहली बार क्लास 7 पढ़ रहे होंगे, पहली बार ही होगा, तो जीनस और स्पीसीज आपको नहीं पता होगा। बस 10 मिनट में मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में। मैंगो का हो जाता है मैंजीफेरा इंडिका, बस ये साइंटिफिक नेम है। होमो का, ह्यूमंस का होमो सेपियंस आप लोग सुन रखा होगा कहीं पे। टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। आपके बुक में 7 8 है, मैं 2 3 लिख के सिर्फ एग्जाम्पल, उसके बाद फिर ये समझा देता हूँ। जीनस जो है उसका फर्स्ट लेटर हर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एच देखिए बड़ा है, और जो स्पीसीज नेम है वो स्मॉल होना चाहिए, एस, ये एस छोटा है। यहाँ पे मैंगो एम बड़ा है, आई छोटा है, पी बड़ा है, टी छोटा है, नर्सरी क्लास का ये तो। अब जैसे ही दूसरा पॉइंट देखते हैं, हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन हो। मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा है तो इन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर लिया। वही टाइप्ड होता है, जैसे टाइपिंग बुक में कैसे टाइप करके ही तो लिखा जाता है, तो उसे हम इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। इटैलिक एक लैंग्वेज होता है, मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे स्पैंथरा को लिखना है तो कॉपी तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अल्टरनेट वे में लिखा होता है, वो कंप्यूटर की सेटिंग में होती है टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज करने के लिए। जैसे ये सब तो हैंड रिटन है, वो पैंथरा अलग ही टाइप में होगा। जैसे कि मैंने बताया था, मैंगो पे ध्यान दीजिएगा, बुक में मैग्नीफेरा लिखा हुआ है, आप एम ए एन देखे, वहां पे जी है, आप एन, ये गूगल से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका।
ये हो गया हमारा साइंटिफिक नेम। अब हम बढ़ते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब आखिर ये जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, किंगडम, फाइलम, ये सब अब आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस तो हमारा खत्म हो गया। अब ये ग्रुपिंग कैसे होती है, जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बंदर से ही हम लोग इंसान बने, तो फिर ये ग्रुपिंग होती कैसे है, उसके लिए एक टर्म है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको समझने के बाद आपके दिमाग से सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। सारे तो नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी। इसकी ग्रुपिंग होती है, पहले किंगडम होता है, ये ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। इसके नीचे आता है फाइलम, फिर होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस जो अभी हम पढ़ के आए हैं, फिर स्पीसीज। अभी आप लोग को डर लग रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हो, क्या आ गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब तो पहले बार आप लोग टर्म ही सुन रहे होंगे। क्लास 6 तक जो आप लोगों ने साइंस पढ़ी है वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी थी। अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो। क्लास 7 से असली पढ़ाई आप लोगों की स्टार्ट हो गया। देखते हैं स्पीसीज, देखते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। नीचे से स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज क्या होता है, जैसे अमरूद हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, नीम हो गया। तो ये जो अमरूद है पूरे विश्व में वो एक स्पीसी हो गया। उसी प्रकार से आम है, एक स्पीसीज हो गया पूरा से किसी का नाम। अब हम लोग इंसान हो गए, इंसान एक स्पीसी हो गया। बरगद एक स्पीसी हो गया, फिश मतलब मछली, वो भी नहीं, फिश के भी नाम होते हैं, वो हो जाएगा स्पीसीज। फिर उसके ऊपर होगा जीनस, जैसे जीनस में इन सब के जो रिलेटेड रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, जैसे इसमें आता है सैपियंस, मतलब हम लोग इंसान, इसका रिलेटेड हो जाएगा होमो। और होमो में हमारा होमो हैबिलिस आ गया, इरेक्टस आ गया, और सैपियंस भी आ सकता है। अगर जो आप गूगल पे सर्च करते हैं और टेक्नोलॉजी है आप लोग के पास, तो टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। ये दोनों मैन जैसा ही दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में होते नहीं है ये मैन। जो कि इवोल्यूशन आप लोग आगे क्लास में जाके पढ़िएगा, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये जो पूरा का पूरा हम लोग हैं सिर्फ एक सेल से आए हैं, सिर्फ एक सेल से, पहले जो कि यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सेल चैप्टर में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। होमो हैबिलिस और इरेक्टस ये भी मैन जैसे ही दिखते हैं, लेकिन मैन होते नहीं है, ह्यूमन होते नहीं है। आज का हमारा मेन टॉपिक है किंगडम, क्योंकि आप लोग के बुक में सिर्फ किंगडम के बारे में है। ये समझ में तो आ गया होगा ये ग्रुपिंग कैसे होती है। स्पीसीज का जो सारे के सारे रिलेटेड होते हैं उन्हें जीनस में रखा जाता है। फिर जीनस को जो ग्रुपिंग होता है, 10 5 6 जीनस को मिला के फैमिली बना दिया गया, फिर 2 4 फैमिली या फिर 5 6 फैमिली को ग्रुप करके ऑर्डर बना दिया गया। वैसे ही करके ऑर्डर को क्लास बना दिया गया, क्लास को फिर फाइलम बना दिया, फिर किंगडम बना दिया। किंगडम 5 होते हैं। अब आप ही बताइए सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म कहाँ होगा, किंगडम में होगा ऑफ कोर्स, फिर उससे कम फाइलम में, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज में। सेपियंस, होमो सेपियंस आप लोग को पता चल गया। चलिए किंगडम 5 होते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जब शुरुआत में किंगडम की क्लासिफिकेशन की बारी आई थी तो 2 ही किंगडम बन पाए थे उस वक्त। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे, एनिमल और प्लांट। जब अभी तो 5 है किंगडम, लेकिन जब 2 आए थे तो इससे किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट का नाम पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछ देता है। जैसे कि एनटीएससी हो गया, केवीपीवाई हो गया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। फिर आप यहीं से अगर जो पियर्सन पढ़ते जाओगे 10 12 तक, तो फिर आप नीट में अच्छे मार्क्स ला के एमबीबीएस की सीट हासिल कर सकते हो। बचपन से ही सपना होता है डॉक्टर बनने का, तो फिर ये बायो तो पढ़ना ही पड़ेगा। कार्लस लिनियस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया। उन्होंने सीधा बोला कि हम पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांटेंगे। हम लोग भी वैसा ही कर बचपन से ही पढ़ते आ रहे, प्लांट वर्सेस एनिमल, प्लांट वर्सेस एनिमल। इन्होंने भी सिंपल किया, प्लांट और एनिमल, बस और कुछ नहीं। प्लांट्स देखना है, एनिमल्स देखना है।
लेकिन कुछ सालों बाद इस प्रोसेस में मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन क्या हुआ, प्लांट्स में कितने सारे प्लांट्स हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे स्पीसीज हैं। बहुत सारे स्पीसीज में से कुछ यूनिसेलर भी निकले, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स अलग हो जाते हैं, लैंड पर प्लांट्स अलग हो जाते हैं। फिर इन सबको बांट करके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। फिर थ्री को फोर बनाया गया, फिर फोर को फाइव बनाया गया। तो आज का मेन टॉपिक तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसे समझाने के लिए था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, और यहाँ से आप लोगों का टॉपिक मेन हो जाता है, क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पूरी बायो में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और एक बात और, अगर आप किसी एक किंगडम के ऊपर पूरा अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं बता दूं आपको कितना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कितना टाइम लग सकता है। 10 से 12 साल आपके यूं ही चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते किसी एक किंगडम के ऊपर। मैं बात बता रहा हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला है मोनरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, कुछ लोग फंजाई कहते हैं, फंगी। चौथा है प्लांट, प्लांट। और फिर साइंटिस्टों ने ए लगा दिया। और फिर पांचवा है एनिमल, एनिमल में एनिमेलिया कर दिया। आइए, साइंटिस्टों का दिमाग है, कुछ भी करते रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देना है, मोनरा पे ध्यान देते हैं। हाँ, और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, मतलब कि कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा मोनरा मोनरा में ही जाएगा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में ही क्यों जाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विच डिसाइड्स for the character of five kingdom classification, five kingdom classification। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल अभी आप लोगों को अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी मैं एक ऊपर ऊपर व्यू दे सकता हूँ सेल की। और तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। इससे उतना ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगर आप लोगों को सेल के बारे में पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा जो बॉडी है, ठीक, मान लेते हैं इस हाथ के फिंगर को देखिएगा, इस फिंगर में पता है कितने सारे सेल्स होंगे, करोड़ों लाखों करोड़ों सेल होंगे इसमें, बहुत ज्यादा सेल्स। अगर जो मैं सिर्फ फिंगर टिप्स को लेता हूँ ना, उसमें लाखों सेल्स होंगे, मतलब सेल बहुत छोटा होता है। अगर जो मैं ये डैश बना दूं ना, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, बहुत सारे सेल्स। इस पॉइंट जैसा सिर्फ मेरे फिंगर पे बहुत सारे सेल आ जाएंगे। मतलब कि अगर जो सेल की स्टडी करनी है तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो कि लैब में रहती है, बायो लैब में। वहां पे आपको सेल को देखने के लिए 10⁹ जूम करना पड़ता है। 10⁹ बहुत है। चलिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो बता दिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हो गया सेल किस प्रकार का है, जैसे सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। सिंपल वर्ड्स हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बना होगा, ऐसे ऊपर ऊपर बता देता हूँ। और डिटेल में पढ़ना है तो फिर सेल चैप्टर पढ़ के आइए, उसके बाद फिर और ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो फिर कैरियो, इसे हम समझते हैं। प्रो प्लस कैरियोन, साइन, ये सब साइंस के टर्म है तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और हो सके तो आप इस चैप्टर को सेल के बाद आके पढ़ें। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या ओल्ड, प्रिमिटिव या ओल्ड, मतलब कि जो पुराने सेल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, वही सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक है। और हम लोग बैक्टीरिया से ही यहाँ इवोल्यूशन होते 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 एक बैक्टीरिया से ही, जैसे इस पृथ्वी को ही थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ इस चीज को। हमारी पृथ्वी बनी सूर्य से, ठीक, उसको बहुत सारा आग था इस पृथ्वी पे, फिर बरसात हुई, ठंडा हुआ, फिर बैक्टीरिया का जन्म हुआ, फिर बैक्टीरिया से अंडे होंगे किसी चीज के, जैसे
इवोल्यूशन होता गया, मछली के अंडे होंगे या फिर जो भी होगा, मच्छर, अरे बहुत छोटे छोटे इवोल्यूशन होते 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 करोड़ों साल लग गए इस इंसान को बनने में। इंसान का इवोल्यूशन भी वैसे नहीं हुआ, बंदर से इंसान बने। तो फिर प्रो प्लस कैरियर, प्रिमिटिव, ओल्ड और फिर न्यूक्लियस। और यू कैरियो होता है, यू का मतलब हो गया न्यू और कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। मतलब कि जो हम लोग का सेल है वो अब डेवलप्ड हो गया है। जैसे अभी कुछ भी हो जाए प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, उसके पास न्यूक्लियस होता है तो बहुत वीक होता है, मतलब कि वो डिस्टर्ब रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक का, हम लोग का जो होता है सेल का न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, वो किसी भी चीज को अच्छे से प्रोसेस में लाएगा। जैसे डीएनए का बनाना, फिर डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब रेप्लिकेशन आगे जाके पढ़ेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है। यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। और जैसे अमीबा हो गया, अभी आप नए नए नाम सुन रहे होगे। पियर्सन है, हार्ड थोड़ा होगा। और वैसे भी पियर्सन नहीं पढ़नी चाहिए आप लोगों को, वरना 7th का सिलेबस से 10th के सिलेबस में 1.5 गुना तक का ही फासला होगा। लेकिन जैसे आप 10th से 11th में जाइएगा, 10 गुना सिलेबस बढ़ जाएगा। अगर जो आप पियर्सन पढ़ के जाते हैं तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप 11th 12th में अच्छा कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ये तो बता दिया, यूनिसेलर एक सेल का बना हुआ, मल्टी सेलर बहुत सारे सेल का बना हुआ। ये सेल चैप्टर में सारा कवर होगा, ये सब सेलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल चैप्टर से ही कवर होगा। यहाँ पे अगर जो मैं बता देता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मूलरा हो गया जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हो, प्रोटिस्टा हो गया जिसमें अमीबा आते हो, फंगी में फंगी, प्लांट में प्लांट, एनिमल में एनिमल। थोड़ा सा और डीप लूंगा इन सब के बारे में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब बहुत कंसाइज वे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो फिर हो सके तो नोट्स बनाते जाएं अभी से। ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया सारे, यूनिसेलर बताया था, ये एक सेल का बना होता है। इसी के कारण इवोल्यूशन होता गया, तब हम लोग इतना दूर तक आए, मतलब इंसान का जन्म हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। फिर ये प्रोकैरियोटिक, सिर्फ यही एक है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। और फिर लास्ट है ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों, ऑटो एंड हेट्रो। कितना सिंपल है, ये तो बता दिया। कौन कौन आएंगे, ऑल बैक्टीरिया। इसका सेलुलर मतलब कि कौन सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दोनों, ऑटो एंड हेट्रो। बात करेंगे प्रोटिस्टा की। एग्जाम्पल्स लिख लेना हो, अगर आप लिखना चाहते हो बैक्टीरिया के कुछ नाम, अगर आप जानते हो तो कमेंट करना, नहीं जानते तो गूगल से सर्च करके फिर कमेंट कर सकते हो। प्रोटिस्टा में आ जाते हैं अमीबा, बताया था। फिर पैरामीशियम, ये नया नाम होगा आप लोगों के लिए, सब नया नाम होगा, अभी लिख लो, बाद में फिर याद करते रहना। ये भी यूनिसेलर होते हैं। यूकैरियोटिक, ऑटो एंड हेट्रो बोथ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अमीबा है, यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटो एंड हेट्रो। कितना सिंपल है, अभी सिंपल है। 9th में हार्ड हो जाएगी यही सब चीजें। ये हो गया प्रोटिस्टा की। अब बात करेंगे फंगी की। पैरामीशियम हार्ड एग्जांपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, अभी अमीबा का ही नाम। फंगी पहले समझते हैं, फंगी कहीं आप लोगों ने वो ब्रेड देखा है, जो ब्रेड भींग जाता है कुछ दिनों बाद, उसमें छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म आके लग जाते हैं, उसी व्हाइट ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फंगी। उसके मूल्स बनते हैं। तो ये भी हो गया फंगी के एग्जांपल में, ईस्ट लिख सकता हूँ। और मशरूम, मशरूम तो खाया ही होगा, घर में बनता होगा कभी ना कभी। ईस्ट और मशरूम, ये भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर लिख लेना। ये भी यूकैरियोटिक, सिर्फ एक मोनरा, मतलब सारे बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक होंगे, बाकी सारे यूकैरियोटिक होंगे, ऑटो एंड हेट्रो दोनों।
ये तो हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। अब बात करते हैं प्लांट और एनिमल के। बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे प्लांट एनिमल, तो उन सब में तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसके फाइलम लिखना चाहो तो लिख लो। फाइलम के बारे में पढ़ते हो, ऑर्डर के बारे में पढ़ते हो, तब फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। अभी तो सिर्फ किंगडम किंगडम पढ़े जा रहे हो, तो उतना दिक्कत भी नहीं हो रहा। बाद में यही सब चीज़ें हार्ड हो जाएंगी आप लोगों के लिए। हार्ड तो नहीं, सही से पढ़ोगे सब स्मूथ जाएगा। छोड़ देते हो तो दिक्कत तो होगी। चौथा है हमारा प्लांट्स। इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऑल प्लांट आएगा इसमें, ये तो पता ही होगा। अब आप ही लोग बताओगे इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ यूकैरियोटिक, सिर्फ प्रोकैरियोटिक मोनरा होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक। अब इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक जब एक फिंगर टिप में लाखों करोड़ों सेल आ सकते हैं, तो फिर मल्टी सेलर ही होगा। प्लांट इतना छोटा तो नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, ये भी मल्टी सेलर होगा। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रोफ। कुछ प्लांट्स हेटरोट्रोपिक करते हैं, एंड हेटरोट्रोपिक कर लो, लेकिन बहुत कम केसेस है, मतलब कि 2-3% ऐसे करके लिख लो। बाकी ऑटोट्रोपिक, तो मेनली हमारा ऑटोट्रोपिक डोमिनेट करेगा यहाँ पे मेन, बाकी तो हेटरोट्रोपिक। पांचवा है एनिमेलिया। ऑल एनिमल्स, ये बहुत सिंपल सिंपल टर्म में मैंने बता दिया है सारा का सारा चैप्टर। यही आप बुक से जाके पढ़ोगे तो समझ में भी कम आएगा, लेकिन अब नोट्स बना करके पढ़ते हो तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। यूकैरियोटिक होगा, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ मोनरा, ये तो रट ही लो, आसान हो जाएगा बिल्कुल। बाकी सब प्रोकैरियोटिक, सिर्फ मोनरा यूकैरियोटिक, ये भी मल्टी सेलुलर। एक बात आप लोगों ने नोटिस करी है, मोनरा में यूनिसेलुलर था, फिर यूनिसेलुलर हुआ प्रोटिस्टा में, लेकिन तीसरा जो फंगी था उसमें मल्टी सेलुलर आया, यूनि और मल्टी सेलुलर दोनों। अब चौथे में क्या है, सिर्फ मल्टी सेलुलर, और पांचवे में क्या है, मल्टी सेलुलर। मतलब सिंगल सेल से, यूनिसेलुलर से यूनिसेलर में गया, फिर मल्टी सेलर में गया, मतलब 2-4 सेल से बना हुआ होगा, फिर यहाँ से मल्टी सेलर ही रह गया, मतलब कि बहुत सारे सेल का बना हुआ होगा। ये 2-4 नहीं, 2-4 मतलब कितने भी हो सकते हैं, मल्टी का मतलब एक से तो ज्यादा ही होगा। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये भी बहुत सारे सेल से बना हुआ होगा। इसका तो जानते हो गया हेटरोट्रोपिक, कुछ ऑटोट्रोप करते हैं, वही 2-3%, बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। आई होप समझ में आ ही गया होगा, और जहाँ पे दिक्कत हुई होगी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डाउट सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये आईआईटी और नीट के बारे में थोड़ा बहुत जितना मैं जानता हूँ। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नीट, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आईआईटी होती है इंजीनियरिंग के लिए, नीट होती है एमबीबीएस के लिए, उसके बाद फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हो। क्लास 6 तक जो आपने साइंस पढ़ी है वो कुछ भी नहीं था। क्लास 7th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबका छोटा छोटा ज्ञान आप लोगों को मिलने लग जाता है क्लास 7 पे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से चिपके रहोगे क्लास 7th 8th में, 9th 10th में भी एनसीईआरटी में उतना नहीं है। अगर आप पियर्सन पढ़ते हो या फिर अच्छी बुक्स पढ़ते हो तो फिर आपका प्रोग्रेस अच्छे तरीके से होगा। और ये एनसीईआरटी का जो बोर्ड का लेवल है वो मैं बता रहा हूँ, क्लास 7th में आप जितना पढ़ रहे हो उसके सिलेबस से 1.5-2 गुना तक क्लास 10th में ही बढ़ेगा। मतलब क्लास 7th में जितना पढ़े उसका सिर्फ 2 गुना ही बढ़ता है क्लास 10th में। लेकिन आप क्लास 10 से 11th में जाओगे तो वो सिलेबस 10 गुना बढ़ेगा, और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो कि स्कूल्स में आप लोगों को नहीं बताया जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि मैं 11th 12th कर चुका हूँ। 12th मेरा अभी चल रहा है, मैं नीट का एग्जाम दूंगा इस बार। बायो मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि बायो आप लोगों को जरूर बताऊँ, थोड़ी बहुत गाइडेंस भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग आईआईटी और नीट के लिए जा सकते हो। आईआईटी वालों के लिए भी मैं चाहूँगा तो वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए, मुझे मैथ की वीडियो चाहिए। लेकिन अभी मैं लगातार क्लास 7 8 और 9 के लिए बायो की वीडियो बनाया करूँगा। तो मैं बता रहा था आईआईटी और नीट के बारे में। नीट के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। बचपन से सर पूछते हैं, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं जरूर ध्यान से सुनिएगा, बचपन से ही पूछा जाता है अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।
सब लोग कहते हैं सर मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ लोग कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, कुछ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि देखते हैं बचपन में वो लोग भी देखते हैं पुलिस ऑफिसर बन के क्रिमिनल को पकड़ना है। अच्छी बात है, लेकिन इन सब के लिए भी आपको बायो साइंस तो आपको पढ़नी पड़ेगी। साइंस है क्या आखिर? तो हमारे अगल बगल में जो घटनाएं चल रही है वही तो साइंस है। बचपन से रट्टा मारते मारते क्लास 6 तक आते हैं, ऐसा चलेगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं सीख सकते प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जैसे गैस लीक कर रही है, बचपन में पढ़ा जाता है सेफ्टी एप्लीकेशंस में कि सबसे पहले स्विच ऑफ द लाइट। क्यों? क्योंकि जैसे ही गैस खुलती है गैस फैल जाता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद होती है। लेकिन स्विच ऑन करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत चिंगारी आप लोगों ने जरूर फील किया होगा अपने घरों के बोर्ड में, तो वही चिंगारी आग का कारण बन सकती है। यही सब चीज़ें हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मतलब कि क्लास 7 से 10 तक की आपकी जर्नी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।